हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र टेक। और आज ये स्कॉर्पियो S11 जो क्लासिक मॉडल है 4x4 उसका सेकंड पार्ट है। फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरे इंजन के बारे में डिटेल्ड में रिव्यू किया है। दैट मीन्स अगर वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। इस वीडियो को इससे पहले आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको एमहॉक इंजन की एक एक माइनर टू मेजर सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, उसमें मैंने थ्योरी बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया है। ठीक है, वॉल टाइमिंग टू एवरीथिंग। ओके, सो इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो इंजन है 2.2 लीटर एमहॉक इंजन। एक्चुअली ये क्लासिक की बात हो रही है। कीप इट माइंड की स्कॉर्पियो S11 जो मॉडल है, जो क्लासिक मॉडल है 4x4 जो आर्मी में इशू है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें 2.2 लीटर एमहॉक इंजन है। मैंने डिटेल्ड में वीडियो में बताया है हर एक सिंगल वर्ड के बारे में कि एमहॉक इंजन में एम का मतलब क्या है, हॉक क्या है, टर्बो चार्जर, एवरीथिंग। सो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी लगेंगी, मतलब कि हमें कुछ पता नहीं चला। सो आई रिक्वेस्ट कि पहले उस वीडियो को देख लें। तो इंजन 2.2 लीटर एमहॉक इंजन है। एमहॉक मतलब माइक्रो हाइब्रिड हॉक। दैट मीन्स होता है कि एक डीजल इंजन की सीरीज है हॉक। और माइक्रो हाइब्रिड मतलब होता है कि एक टाइप का हाइब्रिड व्हीकल का छोटा सा एक वर्जन। दैट मीन्स इसमें एक्चुअली होता है क्या, आपने देखा होगा माइक्रो हाइब्रिड लिखा होता है, ब्रेचिंग भी होती है स्कॉर्पियोज के ऊपर। तो इसमें एक्चुअली नॉर्मल वही होता है कि जैसे आपने लॉन्ग टाइम के लिए कुछ एक टाइमिंग सेट है ECM के अंदर, 5-10 सेकंड, 5 to 10 सेकंड अगर गाड़ी आरपी आइडियल आरपीएम में चली गई, नहीं आपको ये एक्सेलरेट नहीं कर रहे, दैट मीन ECM को ये सिग्नल मिलेगा कि या तो आप रेड लाइट में खड़े हैं या आप गाड़ी स्टार्ट करके लेफ्ट राइट कहीं हो गए, तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और जैसे आप एक्सेलेटर क्लच को दबाएंगे, ऑटोमेटिक उसी वहीं पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे होगा क्या, इससे एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और एक फ्यूल इकोनॉमी आएगी। यानी आपका वेस्ट जो फ्यूल चल रहा था वो भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको हाइब्रिड यानी माइक्रो हाइब्रिड बोला जाता है। यानी हाइब्रिड व्हीकल के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया एज ए पोल्यूशन कम करने के लिए। अच्छा, टर्बो चार्ज यानी टर्बो चार्जर इसमें लगा हुआ है, VGT टर्बो चार्जर इसमें लगा हुआ है। VGT टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, कहाँ लगा हुआ है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में डीप में डिस्कस किया है VGT टर्बो चार्जर। और जो इसके वैक्यूम सर्किट हैं कि वैक्यूम VGT टर्बो चार्जर और EGR को कैसे ऑपरेट कराता है, ये पूरा डायग्राम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। वॉल टाइमिंग वगैरह है जो पीछे में जितना दिखा रहा हूँ, ये सारा हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो आप इस वीडियो को जाके देख लें। और सेकंड मोस्ट थिंग, अच्छा ठीक है, इंटरकूलर इसमें लगा हुआ है जो कि इंजन के ऊपर टॉप में लगा हुआ है। ठीक है, अगर टर्बो चार्जर लगाया तो इंटरकूलर मैंडेटरी हो जाता है। ये आपको भी पता है कि अगर कंप्रेस करके एयर को जब फिल किया जाता है टर्बो चार्जर से, तो एयर कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। अगर उस एयर को इंटरकूलर में उसका टेम्परेचर कुछ एक रेंज तक हम डाउन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, प्री इग्निशन हो जाएगा। अच्छा, DOIC यानी डबल ओवरहेड कैम सॉफ्ट लगाए हैं, इसमें 2 कैम सॉफ्ट लगे हुए हैं। ठीक है, DOIC का मतलब होता है डबल डुअल ओवरहेड कैम सॉफ्ट, यानी 2 इसमें कैम सॉफ्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने सारी डिटेल में दिखाई हुई है लास्ट वीडियो में, तो आपको मैं डबल ओवरहेड कैम सॉफ्ट और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2 कैम सॉफ्ट लगे हुए हैं, 1 और 2, इसलिए बोला जाता है डुअल ओवरहेड कैम सॉफ्ट। यानी ओवरहेड यानी सिलेंडर हेड के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए बोला जाता है डुअल ओवरहेड कैम सॉफ्ट। सो अभी हम इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ को फिजिकली बहुत अच्छे से बता रखा है। वाटर कूल्ड इनलाइन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन यानी CIDI इंजन है, डीजल इंजन। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ सिलेंडर है 4 सिलेंडर है। बोर और स्ट्रोक की बात की जाए तो बोर डाया है 85 mm और लेंथ ऑफ स्ट्रोक है 96 mm, यानी कि अंडर स्क्वायर इंजन है। ओके, क्योंकि बोर डाया कम हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक से, तो अंडर स्क्वायर इंजन हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है 2179, यानी जो CCA इंजन की वो 2179 यानी 2179 है।
मैक्सिमम इंजन आउटपुट है 103 किलोवाट, यानी या फिर एचपी में अगर हम देखें तो 140 एचपी यानी 140 एचपी, वो होगा 3750 के आरपीएम में। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात की जाए तो 320 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये कितने पे, 1500 से 2800 के आरपीएम में, ठीक है। 1500 टू 2800 आरपीएम में कितना, 320 एनएम का टॉर्क। अच्छा, फ्लाईव्हील की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल मास फ्लाईव्हील है। आपने देखा था, हमने सफारी के वीडियो में डिटेल में बताया था सिंगल मास फ्लाईव्हील के बारे में। यहाँ पे इसमें लगा हुआ है डबल मास फ्लाईव्हील। लास्ट के जो मेरा फर्स्ट पार्ट का है इसका स्कॉर्पियो का, उसमें डबल मास फ्लाईव्हील को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे ये लगे हुए हैं फ्लाईव्हील, डुअल मास फ्लाईव्हील। तो डुअल मास फ्लाईव्हील कुछ ऐसे होता है, इसमें दो फ्लाईव्हील को एक साथ दो जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, टॉर्जनल वाइब्रेशन कम होता है। और अगर आपको फिजिकली देखना है तो जो क्लच प्लेट होती है डबल मास फ्लाईव्हील की, उसके ऊपर कोई टॉर्जन स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लच प्लेट के ऊपर स्प्रिंग नहीं लगे होते, ओनली कुशन स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन टॉर्जन स्प्रिंग जो लगे होते हैं वो नहीं लगे हुए, क्योंकि ये देखिए डबल मास फ्लाईव्हील का कट सेक्शन, इसके अंदर ही टॉर्जनल स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, फ्लाईव्हील के अंदर ही। और जो क्लच प्लेट पे जो लगने थे वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। सो फ्रेंड, डबल मास फ्लाईव्हील के बारे में मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद भी अगर आपको किसी में क्वेरी बचती है तो आप बता सकते हैं। वैसे क्या होता है, इसमें दो फ्लाईव्हील होते हैं और बीच में ये फ्लाईव्हील पीछे वाला, जैसे पीछे वाला है तो बैक साइड वाला ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फिट हो जाता है इन माउंटिंग के साथ, और ऊपर वाला ये फ्री रहता है, यानी कि दैट मीन इसमें कुछ प्ले रहता है, कुछ टूट ऐसे जब रोटेट करेंगे ना तो कुछ डिग्री ये बाद में रोटेट होता है, ये फ्री रहता है। और इसका एक डिमेरिट भी मैं आपको बता दूं, ये जब अगर खराब हो गया, इसमें डिफेक्टिव हो गया तो इसे डायरेक्ट चेंज ही करना पड़ता है, इसमें कोई रिपेयर नहीं होता है डबल मास फ्लाईव्हील में। ओके, तो अब हम बात करते हैं, इंजन इज डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट विद 4 वॉल इन ईच सिलेंडर। अच्छा देखिए, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट तुमने देख लिया, लेकिन 4 वॉल यानी कि दो एग्जॉस्ट हर सिलेंडर में लगे हुए हैं, यानी 16 वॉल टोटल इंजन में लगे हुए हैं। फायरिंग ऑर्डर ये नॉर्मल 1342 है। आइडियल आरपीएम में 800 प्लस माइनस 50 है। अच्छा, इमिशन लेवल जो स्कॉर्पियो S11 है वो BS4 है, ठीक है। स्कॉर्पियो S11 क्लासिक 4x4 BS4 है, वो BS6 नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमारे पास तो BS6 गाड़ी आ गया, नहीं, ये BS4 ही है, ओके। अच्छा, एयर क्लीनर पेपर एंड फोम टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फोम होता है एंड ये 3 पार्ट में होता है, ठीक है। ऑयल फिल्टर आपको दिखाया हुआ है, फुल फ्लो पेपर टाइप होता है, ये सील्ड यूनिट है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग काम आ गया इसका फ्यूल फिल्टर का। फ्यूल फिल्टर इसका डुअल बॉल पेपर टाइप, ठीक है। अब आपने देखा ये पूरी असेंबली लगी हुई है फ्यूल फिल्टर, मैंने पूरी असेंबली को यहाँ अलग तरीके से लगाया हुआ है, और यहाँ पे इसका एक्सप्लोडेड व्यू भी लगाया हुआ है। और इसके अंदर ये वाला जो फिल्टर है जो हम चेंज करते हैं ये वाला है। तो आप अभी इजीली समझ जाएं कि स्कॉर्पियो का फ्यूल फिल्टर कैसा होता है, क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। कॉमन थिंग अगर मैं प्रैक्टिकली एज ए आपको बात बताऊं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो माउंटिंग के साथ ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इनलेट लाइन लगी होती है टैंक से, और यहाँ से ये हाई प्रेशर लाइन में जाता है, ठीक है। अब इसमें एक ही हैंड प्राइमर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको जब हम पुश करेंगे तो इसको जो सिस्टम में एयर है उसको डिएरेट करने के लिए यहाँ पे इसमें हैंड प्राइमर है एक टाइप का, ठीक है, पंप है, पंप करने के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये ब्लीडिंग निप्पल है, ओके। मतलब यहाँ से हमने पंप किया और इसको जब लूज करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें थ्रेड बने, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर घुमाएंगे तो यहाँ से डीजल निकलेगा। डीजल एयर जितनी भी सिस्टम में होगी वो यहाँ से आउट हो जाएगी। दो चीजें हो गई इसके अंदर, यानी कि एक हैंड प्राइमर हो गया, एक ब्लीडिंग निप्पल हो गया, मतलब एयर को ब्लीड करने के लिए हो गया। अभी यहाँ पे एक कपलर लगा हुआ है जिसमें 3 वायर्स वाला कपलर लगा होता है, इसमें 2 सेंसर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 सेंसर हैं, एक होगा वाटर इन फ्यूल सेंसर और एक होगा फ्यूल टेम्परेचर सेंसर।
ठीक है, दोनों इसके अंदर ही लगे हुए होते हैं। ये इसका कपलर है। और अगर आपको दिखाऊं डिटेल्ड में तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक लोहे की जो आयरन जो स्लिप होती है, इस टाइप की मेटल स्लिप दो लगी होती हैं। और जब इस बाउल में वाटर भर जाता है एक लेवल तक, ये नीचे वाले बाउल में, तो जो पत्ती दो यहाँ पे आई हुई है आयरन की, उनकी सर्किट पूरा हो जाता है वाटर की वजह से। और जब सर्किट पूरा होगा तो आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि वाटर फ्यूल के अंदर आ चुका है। तो उस टाइम हम इस नीचे वाले पोर्शन को खोल के वाटर को निकाल देंगे। वैसे ही जो फ्यूल है, फ्यूल का टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे टॉप में लगा हुआ होता है। ठीक है, जो फ्यूल का टेम्परेचर इसमें दिखाएगा आपको। ओके, तो अभी आपने हो गया कि ये इनलेट पाइप हो गया, ये आउट आउट के लिए हो गया, और ये आपका नॉर्मल हैंड प्राइमिंग के लिए हो गया, ये ब्लीडिंग निप्पल हो गया, ये दो सेंसर का कपलर हो गया। इसमें दो सेंसर फिट होते हैं, एक वाटर इन फ्यूल सेंसर और फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। जो सेंसर सफारी स्ट्रॉम में फ्यूल हाई प्रेशर पंप में पीछे लगा हुआ है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, वो इसके फ्यूल फिल्टर में ही लगा हुआ है। ओके, अब आ गया ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें मैनुअल सैंक्रोमेज इन ऑल फॉरवर्ड गियर, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर। ठीक है, देखिए बाकी गाड़ियों में लगभग 5 गियर है, इसमें 6 फॉरवर्ड गियर है और एक रिवर्स गियर है और सैंक्रोमेज गियर है। ठीक है, और इसके डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे जब इसका गियर बॉक्स पढ़ेंगे। इसके गियर बॉक्स में क्या है, ट्रिपल सैंक्रोकोन लगे हुए हैं। जैसे सफारी के फर्स्ट और सेकंड गियर में हमने देखा था कि डबल सैंक्रोकोन लगे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा साउंड होता है क्योंकि इंजन की स्पीड कम होती है। लेकिन वहीं पे इसमें फर्स्ट और सेकंड गियर में तीन तीन सैंक्रोकोन लगे हुए हैं, जिससे और भी जो साउंड वाइब होगा ट्रांसमिशन का शुरू में, वो बिल्कुल कम हो। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये इसका ट्रांसफर केस है। अच्छा, एक बात हमारे माइंड में रखिएगा, जो ट्रांसफर केस है वो एक ही कंपनी लगभग बनाती है, वार्नर कंपनी या डिग्गी वार्नर कंपनी, दो कंपनी बनाती है कोलाब्रेशन से। तो टाटा सूमो हुई या महिंद्रा स्कॉर्पियो हुई या थार हुई है, जितने भी 4x4 एसयूवीज हैं इंडिया में, सभी में लगभग सेम ही ट्रांसफर केस आता है। मतलब सेम कंपनी है, थोड़ा बहुत मोटर वगैरह का लोकेशन लेफ्ट राइट हो सकता है, बाकी उसका जो कंस्ट्रक्शन है अंदर से, वो ईएसओफ टाइप का जो होता है, इलेक्ट्रिक शिफ्ट ऑन फ्लाई, वो ट्रांसफर केस बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता है। सेम सफारी, सेम स्कॉर्पियो, बाकी सभी गाड़ी, इवन थार वार, जितनी भी तो छोटी गाड़ियां आ रही, जितनी भी लाइट व्हीकल एसयूवी से, सभी में यही कंपनी का सेम ट्रांसफर केस आता है। तो ट्रांसफर केस इलेक्ट्रिक शिफ्ट टाइप होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें होता है सफा स्ट्रोम में हमने पढ़ा था फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट, यानी एफएडी पढ़ा था, लेकिन इसमें उसको कुछ अलग नाम से बोला जाता है, फ्रंट एक्सल इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट। सेम काम है, सेम वही है। इसमें भी ट्रांसमिशन कंट्रोल जो ईसीएम होता है, टीसीयू होता है, उसी से इसको कंट्रोल मिलता है। टीसीएम फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट एक साथ करता है, और साथ ही में ये जो ट्रांसफर केस, इसको भी कमांड ट्रांसमिशन कंट्रोल जो ईसीएम होता है वही करता है। अभी आप अगर देख पा रहे हैं सस्पेंशन, तो फ्रंट में डबल विशबोन टाइप का सस्पेंशन सिस्टम है, जो कुछ ऐसे दिखाई देता है। इन डबल विशबोन और कोयल सस्पेंशन को मैं सफारी में बहुत डिटेल्ड में समझाया हूँ। सफारी का सस्पेंशन का वीडियो देख लेना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक ऑटोमोबाइल में भी और किसी इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। तो उसमें आपने बताया डबल विशबोन यानी दो विशबोन लगी हुई है। अब देखिए, अपर विशबोन बोला जाता है इसको, अपर आर्म को, और ये लोअर आर्म को बोला जाता है। देखिए, अपर आर्म लोअर आर्म दोनों चेचिस के साथ लगी हुई है। ठीक है, और ये लगा हुआ है कॉइल स्प्रिंग, ये चेचिस के साथ लगा हुआ है, और ये लगे हुए हैं ऊपर नीचे ऐसे बाल जॉइंट्स। बाल जॉइंट देखिए, एक ऊपर एक नीचे, इनके साथ ही हब लगा हुआ रहता है। आगे लगा होता है एंटी रोल बार। वैसे जैसे ही अब इसकी बात करते हैं हम, तो ये हो गया रियर सस्पेंशन मल्टी लिंक कॉइल सस्पेंशन। ठीक है, मल्टी लिंक कॉइल सस्पेंशन मतलब ये इसमें लिंक एक्स्ट्रा, एक से ज्यादा लिंक होती है, इसलिए मल्टी लिंक बोला जाता है। इंटीरियर बार भी इसमें होता है। ये कॉइल सस्पेंशन मेन होता है, कॉइल स्प्रिंग। और शॉक ऑब्जर्वर की बात करते हैं, फ्रंट रियर और सफारी स्कॉर्पियो सभी में हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। अच्छा, स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो इसमें रैक एंड पिनियन टाइप का पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, रैक एंड पिनियन टाइप का।
सर्विस ब्रेक है जो हाइड्रोलिक वैक्यूम असिस्टेड है, ठीक है, हाइड्रोलिक वैक्यूम असिस्टेड। मैंने डिटेल में बताया कि भाई हमारे पास वैक्यूम पंप लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर, और उससे डायरेक्ट एक वैक्यूम कहा जाता है ब्रेक बूस्टर में, ठीक है, इसलिए वैक्यूम असिस्टेड बोला जाता है, जो इसे पावर स्टीयरिंग बनाती है, सॉरी पावर ब्रेक बनाती है। अच्छा, रियर ब्रेक की बात की जाए तो ड्रम टाइप का इंटरनल एक्सपेंडिंग विथ ऑटो एडजस्ट, यानी का तो ब्रेक का एडजस्टमेंट वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे शू घिसता जाएगा ना, जैसे वन आउट होता जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक एक्सपेंडिंग होता रहेगा। उसमें एक थ्रेड टाइप का रिंग लगा होता है, तो उसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फ्रंट ब्रेक है वेंटिलेटेड डिस्क कैलिपर टाइप। टाइप ऑफ क्लच, अच्छा टाइप ऑफ क्लच की बात की जाए तो सिंगल प्लेट ड्राई टाइप हाइड्रोलिक एक्चुएशन, डबल एक्चुएशन विथ डबल मास फ्लाई व्हील, ये सुना मिसप्रिंट हुआ है, डबल मास फ्लाई व्हील, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्चुएशन है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड वीडियो में आगे कुछ बातें करते हैं एब्रीवेशंस की। सो कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है जो महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है TMF, TPMS, ओके, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एब्रीवेशन को भी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जब आप कभी मैनुअल वगैरह रेफर करते हैं तो आपको मैक्सिमम जगह शॉर्ट नेम ही नजर आते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म को भी याद रखिए। ये होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, आजकल जितने भी एसयूवीज आ रही है मोस्ट ऑफ द व्हीकल में टायर के अंदर एक जो वो होती है ना, जो कैप होती है जिससे हम प्रेशर डालते हैं, ट्यूबलेस टायर है जैसे इसमें, तो उसके अंदर एक सेंसर यूनिट लगी होती है अंदर। उस सेंसर यूनिट को पहले अंदर से डाला जाता है, ठीक है, चारों टायर का एक साथ ही डाला जाता है। ये हमने फिजिकली इसको एक बार चेंज किया था, इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि टायर प्रेशर गलत बता रहा है, प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, पहले डिटेक्ट करना है कि इस टायर वाले में प्रॉब्लम है, और इनका चारों का सेट चेंज करना होता है। मतलब जब टायर को खोलना है, टायर को रिम से टायर को अलग करना है, उसके बाद उसके अंदर एक सेंसर यूनिट लगती है जहां से हम एयर फिल करते हैं ना कैप में, निप्पल के अंदर, तो उसमें सेंसर यूनिट लगती है। इनका कनेक्शन डायरेक्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ये वायरलेस से। तो वहां पे डैशबोर्ड में टायर का प्रेशर दिखाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आजकल सभी गाड़ियों के लिए आ रहे हैं, इवन आप अपनी बाइक में भी इनको लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी बाइक में दो व्हील है, दो का सेट आएगा, आप व्हील को एक बार खुलवाइए एंड उसके अंदर एक बार इंस्टॉल कराइए, देन डैशबोर्ड में आप एक इसका आराम से एयर प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि बाइक में भी कितना प्रेशर है। इसे बोला जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हवॉक दैट मीन्स हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये भी इसमें लगा हुआ है स्कॉर्पियो में, मतलब AC सिस्टम लगा हुआ है। VGT वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर, EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ये दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये इस गाड़ी का एक स्पेशल फीचर्स है, यानी ये वैक्यूम ऑपरेटेड है। सो इनके बारे में बढ़िया से मैंने वीडियो में बताया है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी VGT और EGR तो आपको इजी। अच्छा, DMF होता है डुअल मास फ्लाई व्हील। EMS होता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम नहीं होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका एब्रिवेशन है। कैसे काम करता है, अच्छा ब्रेक एंटी ABS तो आपने समझ ही लिया है, मैंने सफारी में समझाया हूँ, लेकिन ABS को बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि ABS इज अ डिफरेंट थिंग। ABS का मतलब कि गाड़ी को सिर्फ स्लिप होने से बचाना ही नहीं, और भी इसके काफी फीचर्स होते हैं। अगर आपको इसमें मैंने सफारी में वैसे एक्सप्लेन किया है। ये MBFM यानी कि महिंद्रा बॉडी फंक्शनिंग मॉड्यूल, यानी जो हम सफारी के अंदर BCM बोला जाता था, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, वहां पे इसको बोला जाता है MBFM, यानी M फॉर महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। जो मॉड्यूल होता है ना, जो BCM होता है, जैसे जो सफारी वाला BCM है जो ग्लो बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, वैसे इसमें BCM होता है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे विंडो अप डाउन कंट्रोल, और आपके लाइटिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, वायरलेस की एंट्री को कंट्रोल करना, जितने भी बॉडी के फंक्शन है, डोर लाइट वगैरह,
इन सभी को जो कंट्रोल करता है वो करता है बीसीएम यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। वैसे इसमें बोला जाता है महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल। एसआरएस होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। अब इसमें दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सप्लीमेंट्री में आता है सिर्फ सीट बेल्ट आते हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम में आते हैं एयर बैग्स, यानी इसमें क्या एयर बैग लगे हुए हैं, इसमें एसआरएस सिस्टम बोला जाता है। ओके, तो एसआरएस मतलब एयर बैग। और आरपीएस यानी रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट लैंप। ओके, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट लैंप ये भी लगा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है, पार्किंग सेंसर ये दिखाते हैं कि भाई हाँ अभी अपने जो पार्किंग के टाइम सेंसर्स में इंटीमेट करते हैं ड्राइवर को। डैश आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्या होता है, गाड़ियों के पीछे जो ग्रिल होती है उसमें जस्ट पीछे ऐसे गोल गोल पॉइंट टाइप लगे होते हैं, वो पार्किंग सेंसर होते हैं। दैट शोज ड्राइवर उनके जब वो क्या होता है कि एक उनके जब रिवर्स गियर लगाते हैं तब वो एक्टिवेट होते हैं, पहले तो रिवर्स गियर के पहले नहीं होंगे। और जब रिवर्स गियर लगा दिया और रिवर्स पार्किंग सेंसर के 1 फीट से दूर कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आएगा तो वो इंडिकेशन दे देते हैं। इस इंटीमेशन से ड्राइवर अलर्ट हो जाता है कि हाँ पीछे गाड़ी कहीं भी टच हो सकती है। ईसी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ईएचसीयू होता है इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। ईएचसीयू क्या होता है, ये होता है एक्चुअली एबीएस ब्रेक में जो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट बोला जाता है उसे ईएसयू बोला जाता है, यानी एबीएस वाला, एबीएस के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। और अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की। इस गाड़ी के स्पेशल फीचर यानी दैट मीन्स मैंने पहले ही बताया हर गाड़ी के स्पेशल फीचर्स और को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं वही आपको एक गाड़ी के बारे में काफी डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो अब पहला पॉइंट है 2.2 लीटर एमॉक इंजन इज प्रोवाइडेड विच इज प्रोड्यूस 140 HP पावर आउटपुट। ठीक है, एमॉक इंजन महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपना खुद का बनाया हुआ इंजन है जो उन्होंने खुद से डेवलप किया है। और एमॉक इंजन आपको एक 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर यानी महिंद्रा की एक छोटी मैगजीम हुई या एक पिकअप हुई, आपको सब जगह एमॉक इंजन ही आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में सब में महिंद्रा में वो यही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। अच्छा, प्रोजेक्टर लैंप्स आर प्रोवाइडेड इन हेडलाइट हाई बीम। ठीक है, हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर लैंप है, माइंड में रखिएगा सिर्फ हाई बीम के लिए ही प्रोजेक्टर लैंप है। एलईडी लाइट इज प्रोवाइडेड इन इंजन कंपार्टमेंट टू असिस्ट नाइट रिपेयर। अच्छा देखिए, जो गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट है ना उसमें बोनट के ऊपर एक लाइट लगाई हुई है नाइट के समय रिपेयर में, जैसे हेवी व्हीकल में लगी होती है ना बोनट पे, जब बोनट अप किया हुड अप किया तो आपको एक लाइट रहती है जिससे आप कोई छोटा मोटा रिपेयर कर सके नाइट में, वैसे ही इसमें लाइट लगाई हुई है। फॉग लाइट्स प्रोवाइडेड, फॉग लाइट लगी हुई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच इज प्रोवाइडेड माइक्रो हाइब्रिड। ठीक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के स्विच है वो माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इमोबिलाइजर सिस्टम प्रोवाइडेड व्हीकल टू प्रिवेंट फ्रॉम दीप। अच्छा, ये क्या इमोबिलाइजर सिस्टम हमने देखा जो की वाला जो एक की होती है ना जो सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ कंबाइंड रहती है, जैसे कि उसमें लगा होता है इमोबिलाइजर। अब एक्चुअली इमोबिलाइजर क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली स्कॉर्पियो और सफारी मर्ज करके। तो इमोबिलाइजर में कुछ नहीं ज्यादा, आप जो की होती है की के अंदर एक ट्रांसपोंडर होता है और जहां हम की को लगाते हैं व्हीकल के अंदर उसके अंदर एक मैग्नेटिक एंटीना होता है, तो वो एंटीना बताएगा कि की के अंदर जो कोड है वही कोड एंटीना डिटेक्ट करेगा और ईसीएम को फिजिकली वहां से 3 या 5 कपलर का वायर जाता है ईसीएम में। उससे क्या होता है ईसीएम को पता चलेगा कि हाँ सेम चाबी है जो हमने, हाँ मतलब हमारी व्हीकल की चाबी इसमें लगाई हुई है। 7 नंबर में पावर असिस्टेंट स्टेयरिंग रेक एंड पिनियन टाइप विथ हाइड्रोलिक असिस्टेंट, यानी रेक एंड पिनियन का हाइड्रोलिक असिस्टेंट स्टेयरिंग सिस्टम इसमें यूज किया गया है। 8 नंबर में हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग यानी हवाक सिस्टम आर प्रोवाइडेड एंड कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली बाय ईसीयू। अच्छा, ये जो एयर कंडीशनिंग है ये ईसीयू कंट्रोल दिखा रहा है, यानी ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में जो लेटेस्ट व्हीकल होती है उनमें सब में ईसीएम से कंट्रोल होता है, यानी कि आपने एसी ऑन किया, अगर आपके अंदर एसी से टेम्परेचर आपने 24 सेट किया, 24 से ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक एसी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, यानी वो कट कर देता है एसी कंप्रेशर को।
तो और एसी को जैसे ऐसी किसी कारण आपने एसी ऑन किया है एंड आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है, इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, किसी कारण इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो भी एसी ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है ईसीएम, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल बाय ईसीएम। ओके। 9 नंबर में लिखा रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS, ये मैंने अभी दिखाया आपको। ओके, यहाँ है 2 इनलेट एंड 2 एग्जॉस्ट वाल आर प्रोवाइडेड फॉर ईच सिलेंडर, दोनों सिलेंडर में दो इनलेट और 2 एग्जॉस्ट वाल लगे हुए हैं। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल आर ऑपरेटेड थ्रू RFF यानी रोलर फिंगर फॉलोवर एंड HLA हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट फॉर टैपेट एडजस्टमेंट, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या है, HLA यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये मैंने पहले वीडियो में HLA के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे HLA लगे हुए हैं, 16 HLA लगे हुए हैं। यहाँ पे ये HLA है, हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर, इसको बोला जाता है RFF। इस यूनिट को दोनों एक साथ लगे होते हैं, हर वॉल के लिए एक लगे होते हैं, 16 इधर 16 इधर, और यहाँ पे इस पोल में यहाँ पे लगे हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, इसमें हाइड्रोलिक का प्रेशर बना होता है, यानी इंजन ऑयल का प्रेशर, उससे ये ऑपरेट होते हैं, यानी टैपेड नॉइजी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो अभी बात करते हैं, अभी एक्चुअली अगर इसके बात की जाए, जो टैपेड है तो इसमें मैंने इजी इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है। और रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम RPS इज प्रोवाइडेड, ठीक है। 2 ओवरहेड कैमशाफ्ट लिखा हुआ है, 2 ओवरहेड कैमशाफ्ट, इनलेट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, जैसे हमने दिखा दिया। नो रिक्वायरमेंट फॉर टेपर एडजस्टमेंट, अगर HLA लगे हुए हैं तो टेपर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिक ही होते हैं। अतः VGT यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर टू कंट्रोल बूस्ट प्रेशर, ठीक है, लगा हुआ है। VGT और EGR भी हमने डिस्कस कर लिया था एब्रिवेशन में। अच्छा, EGR का मेन मकसद क्या होता है? EGR लगाने का मेन फंक्शन ही होता है NOx को कंट्रोल करना, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल करता है EGR के वीडियो में मैंने, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। एक्चुअली अभी थोड़ा मैं hint देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि NOx सबसे हार्मफुल गैस है, और NOx जो प्रोड्यूस होती है वो सबसे हाई टेम्परेचर पे होती है, पीक टेम्परेचर पे, यानी लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस जब कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर होता है तब NOx आना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस से थोड़ी सी गैस को सर्कुलेट कर दिया जाता है, किसके अंदर, इनटेक मैनिफोल्ड से, जिससे फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो सिलेंडर बोर है उसके अंदर क्या होता है, पीक टेम्परेचर कम होता है, डाउन हो जाता है, यानी 1300 है तो वो 1100 के समथिंग बना रहेगा। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी होता है EGR का, कि इंजन का जो पावर आउटपुट है वो भी कम होता है कुछ हद तक, ठीक है। इसलिए आजकल पेट्रोल इंजन में EGR को हटा ही दिया है। क्रूज कंट्रोल, तो ये कहता क्या है आपको, EGR मतलब याद रखना है कि हमें NOx को ही कंट्रोल करना है, ठीक है। वो करना कैसे है, हाई टेम्परेचर को कम करना है। वो NOx को कंट्रोल नहीं करता, वो 1300 से कम बना के रखता है टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, NOx वो प्रोड्यूस इतनी होगी नहीं, पूरी कंट्रोल नहीं करता लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। क्रूज कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइडेड इन स्टीयरिंग व्हील। अच्छा, क्रूज कंट्रोल क्या है, जैसे हम गाड़ी स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं, हाईवे, कोई ट्रैफिक नहीं है, देन हम चाह रहे हैं कि भाई हमें अभी 50 की स्पीड में बिल्कुल एक्सीलेटर को दबा के रखना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना 50 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल दबा दे, तो 50 की स्पीड में ऑटोमेटिक चलती रहेगी गाड़ी, आपको एक्सीलेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने क्लच या ब्रेक दोनों में से आप कोई भी दबाओगे किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, तो ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जो आपने कमांड दी थी वो हट जाएगी और आपने नॉर्मल गाड़ी चलने लग जाएगी। फिर आप जैसे क्रूज कंट्रोल बटन दबाओगे तो वापस ऑटोमेटिक चलेगी, लेकिन उसके बाद तब तक ही वो कमांड रहेगी, तब तक आप ब्रेक या क्लच को ऑपरेट नहीं कर लेते। ओके। रेन लाइट सेंसर RLS इज प्रोवाइडेड फॉर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग वाइपर एंड हेडलैम्प सिस्टम। ओके। अच्छा, एक आपने देखा होगा कि जो मेन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो फ्रंट में कार का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काला सा लगा होता है, एक सेंसर यूनिट लगी होती है यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। आप इसी से समझिए, यहाँ पे लगी हुई है। अब ये क्या करेगा, जब ये रेन को सेंस करता है, अगर आपको इसमें प्रैक्टिकली करना है तो आपने रेन सेंस का इसका स्विच होता है उसको ऑन कर देना, उसके बाद इसके ऊपर पानी की बूंद डालना है, या वाटर को ऐसे स्प्लेश करना है, और पानी की जो टैप वगैरह से स्पीड से होना चाहिए थोड़ा। तो जैसे इसको यहाँ पे वो सेंस करेगा कि यहाँ भी बारिश हो रही है, तो ऑटोमेटिक वाइपर मोटर को ऑन ऑन कर देगा, ठीक है, और हेडलाइट को भी ऑन कर देगा।
ठीक है, इसे बोलता है रेन वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर। अब एक बात ये भी है कि इसमें ना 3 मोड होते हैं। आप पानी की स्पीड जितनी तेज डालोगे, इस चीज को आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। इसमें 3 मोड होते हैं। जितनी तेज आपकी स्पीड पानी की होगी, यानी जितनी तेज आप फटाफट ज्यादा और स्पीड से पानी डालेंगे, यानी जितनी तेज बारिश होगी, उतना ही तेज ये वाइपर की स्पीड ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे मैनुअली वाइपर की स्पीड रखते हैं लो मोड और हाई मोड, वैसे इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है। इस सेंसर का काम है। इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है। आपने अगर इसको कभी यूज़ करेंगे तो आप इसके फीचर्स को पता चलेगा। इसलिए इसमें बोला जाता है कि रेन लाइट सेंसर इज प्रोवाइडेड फॉर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग वाइपर एंड हेडलैम्प, यानी लाइट को भी जलाएगा और वाइपर ब्लेड्स को भी जलाएगा। और वो भी कितना जलाएगा, अगर बारिश हो रही है हल्की हल्की तो वाइपर ब्लेड की स्पीड कम रहेगी, तेज बारिश हो रही है तो वाइपर ब्लेड की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। ओके। डुअल मास फ्लाईव्हील इज प्रोवाइडेड विच इज रिड्यूस वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिशन नॉइज। ठीक है, डुअल मास फ्लाईव्हील के क्या काम है? वाइब्रेशन को कम करता है और ट्रांसमिशन नॉइज को कम करता है। सेल्फ एडजस्टिंग क्लच टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे एस ए सी लगा हुआ है इसमें, इस प्रोवाइड जैसे सफारी में लगा हुआ था कि क्लच जितना क्लच प्लेट वन आउट होती रहेगी, ऑटोमेटिक वो सेट होता रहेगा, एडजस्ट होता रहेगा। आपको फिजिकली क्लच करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ड्राइवर कांस्टेंट क्लच एक्चुएशन फॉर ड्राइविंग एंटायर लाइफ ऑफ द क्लच। अच्छा, लाइफ ऑफ द व्हीकल, ये क्या हुआ है? सेल्फ एडजस्टिंग टाइप का क्लच है। यानी कि आपने क्लच प्लेट बर्न आउट होने पे कोई सेटिंग नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल गाड़ी में करते हैं कि भाई क्लच प्लेट बर्न आउट हो गया तो भी सेट करना होगा। इसमें ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक सेट होता है जैसे मैंने सफारी में बताया है। बाकी इसका ट्रांसमिशन सिस्टम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेडियल टायर आर प्रोवाइडेड विच इज मोर फ्यूल इफिशियंट एंड हैव लॉन्गर लाइफ। नहीं, रेडियल टायर यानी ट्यूबलेस टायर इसमें लगे हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जो अगला वीडियो हमारा सेंसर और एक्चुएटर के पास पार्ट 3 रेडी है, मैं इसको आज या कल में अपलोड कर दूंगा, जिसमें हमने सेंसर एक्चुएटर को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।